कुछ तो बात है ना इस मिट्टी में। किसी ने पुत्र को वीर बनाया, किसी ने पति के जगह तलवार उठाई। ये कहानी उन्हीं की है। अगर वे ना होते तो शायद हम ना होते। भारत तलवारों से बचा है, संकल्प से बना है। क्योंकि हर दफा किसी ने असंभव चुना है और इतिहास ने झुक कर लिखा है, एक था राजा। लोधी हार चुका था, बाबर पलट रहा था, क्योंकि सामने खड़ा आखिरी ध्वजाधारी था। वो सिर्फ वीर नहीं विकल्प था, मुगलों को जड़ से मिटाने का प्रकल्प था। सिर्फ कल्पना नहीं, उसका ये संकल्प था, चित्तौड़ से चलाना इंद्रप्रस्थ था। तब संयोग ने एक छल खेला था, अचानक सब कुछ बदल चुका था। वो गिरा तो संभावना भी गिरी। एक भारत जो हो सकता था पर कभी हुआ नहीं। हां, भारत का ऐसा एक था राजा, राणा सांगा। सोलहवीं शताब्दी का भारत। बाबर की तोपें हिंदुस्तान में गूंज रही थी और पानीपत में इब्राहिम लोदी की हार ने भारत की दहलीज खोल दी थी। दिल्ली की गद्दी का स्वाद बदलता नजर आ रहा था। अरावली के प्रांगण में तब एक सपना खिल रहा था, एक अनोखे भारत की संभावना का। उसके रचने वाले के शरीर पर अनगिनत घाव थे। एक आंख चली गई थी, एक हाथ छलनी था, पर दृष्टि में एक नए युग का संकेत था। तब बाबर को समझ आया कि उसके और हिंदुस्तान के बीच खड़ा जो जुनूनी राजपूत था, वो अपने जख्मों से भी ज्यादा जिंदा था। तो चलिए लौट चलते हैं उस समय में जहां एक सपना इतिहास के दो पन्नों के बीच अटका था। मुगलों की तलवार या राजपूतों का संसार, उन सपनों की ये कहानी। एक था राजा, राणा सांगा। मेवाड़ के शासक राणा सांगा भारत के एक ही राजा हैं जिन्होंने एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार दिल्ली सल्तनत के सुल्तान को हराया। महाराणा सांगा के एक आंख नहीं थी, एक हाथ नहीं था और पैर में एक गंभीर चोट आई। कुल शरीर पर 80 घाव थे तथा हर युद्ध में वह स्वयं लड़ने गए। राणा सांगा के बाद कोई भी एक राजा नहीं हुआ भारत में जिसने अपने साथ अन्य इतने सारे राजाओं को खड़ा करके आक्रांताओं के खिलाफ युद्ध लड़ा। चित्तौड़गढ़ सिर्फ एक किला नहीं था, एक कल्पना थी। एक ऐसे भारत की जहां मातृभूमि के लिए खून बहाना सबसे पवित्र था। रानी पद्मिनी के जौहर से महाराणा प्रताप की तपस्या तक, और उनके बीच राणा सांगा, एक नाम जिसे ये दीवार आज भी दर्द के साथ पुकारती है। एक महत्वाकांक्षा जो किस्मत से बार बार टकराती रही। राणा सांगा वो राज है जिसे इतिहास ने कभी छुपाया नहीं, पर पूरा कभी बताया भी नहीं। हम लोग जिनको राणा सांगा के नाम से ज्यादा जानते हैं, उनका वैसे पूरा नाम जो है वो राणा संग्राम सिंह था। तो संग्राम का एक छोटा हो जाता है सांगा। राणा सांगा के लिए एक कहानी मशहूर है। जब वो मात्र 22 साल के थे तो वो और उनके 2 अन्य भाई, ज्यादा जिज्ञासा थी उनमें ये जानने की कि हम में से कौन राणा बनेगा। एक चारनी देवी थी जो भविष्य भी बताती थी, लेकिन उनको बहुत वैसे भी आदर उनका होता था। जब वो अंदर गए तो बड़े 2 भाई पृथ्वीराज और जयमल वो एक तरफ बैठ गए और सांगा जाके चारनी देवी के जो शेर की खाल थी उस पर बैठ गए, और सूरजमल अन्य रिश्तेदार वो उस खाल पे उन्होंने अपना घुटना टेका। पर उनके पूछने से पहले ही
चारनी ने अपने त्रिशूल से इशारा किया सांगा की तरफ कि वो उनके सिंहासन पर है, तो इसलिए सिंहासन उसका है। और क्योंकि उसके रिश्ते में चाचा सूरजमल का एक घुटना उस पर है, तो उससे थोड़ी छोटी रियासत उनको भी मिलेगी। और ये भविष्यवाणी सुनते ही जो अन्य भाई थे, सबसे बड़े भाई पृथ्वीराज, उसने अपनी तलवार निकाली, उसने वार किया कि चलो चारनी जी की बात को यहीं झुठला देते हैं, सांगा की मृत्यु कर देते हैं। लेकिन सूरजमल ने उसकी जान बचाई और उस समय कुंवर संग्राम सिंह कुंवर सांगा की एक आंख जाती गई, कई घाव लगे, वो वहां से किसी तरह निकलने में बाद में एक कोई लोकल राठौर थे, उन्होंने मदद की क्योंकि उनकी भी छतरी बनी हुई है। कहा जाता है राणा सांगा ने अपने जीवन में 100 से भी ज्यादा युद्ध जीते, पर जो अक्सर नहीं कहा जाता वो ये है कि ये युद्ध उन्होंने जीते अपने प्रशासन के सहारे, जो उन्होंने खुद खड़ा किया था। ऐसा लगता है जैसे वो अपने युग को तैयार कर रहे थे एक नए दौर के लिए। सो युद्ध लड़ा जिसने और विजय सदा ही पाई है। भारत की भौमरी सनातन केसरिया ध्वजा लहराई है। भारत भूमि या सनातन केसरिया ध्वजा लहराई है। मेवाड़ राज्य अपने आप में संपन्न था, उस पे सभी पड़ोसियों की नजर रहती थी। तब मालवा की तरफ एक सुल्तनत थी, मालवा का सुल्तान वहां पे था, गुजरात में सुल्तान था, दिल्ली में लोधियों की सल्तनत थी। उस माहौल में सांगा को लगा कि सबसे पहले फिर से मेवाड़ को एक शक्तिशाली राज्य बनाए। तो यही लेकर इन्होंने, जिसको कहते हैं सामदान दंड भेद, सब कुछ तो करा। कुछ अपना लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो था उसको दुरुस्त किया, आमेर के साथ, वागड़ के साथ, मारवाड़ के साथ, मेड़ता के साथ, जहां तक हो सके संध्या की। ये केवल तलवारों का राग नहीं था, ये था एक ध्यानपूर्वक रचित राजनीतिक संगीत। रियासतें सिर्फ जुटी नहीं थीं, उनमें भरोसा भरा गया था। क्या राणा सांगा ने तुर्क आक्रमणकारियों से भी पहले भारत के बिखरे अक्षरों को जोड़ना चाहा? क्या वे एक मेवाड़ के राजा नहीं, बल्क से रामेश्वरम तक एक कल्पना के मुखिया थे? इतिहास चुप है। राणा सांगा शायद ये जानते थे कि उनसे पहले अतीत में कई बार एक चक्रवर्ती राजा की बात थी, एक ज्यादा बड़े राज्य बने हुए थे। इतिहास ये सब जानते थे, इनको बचपन में सिखाया भी जाता था। और हो सकता है उनके मन में यही विचार हो कि वो उस चीज को दोहरा लें, एकजुटता आ जाए, एक विस्तार हो जाए। अजूबा नहीं होगा अगर इन्होंने ये बात सोची हो। और ये सब हो रहा था जब दिल्ली के सुल्तान, मालवा के शहंशाह और गुजरात के बादशाह मेवाड़ को घेरने के लिए मौके की तलाश में थे। और जैसा उनका अनुमान था वैसा ही हुआ। और फिर जो युद्धों का सिलसिला शुरू हुआ वो उनके आखिरी क्षण तक चलता रहा। वैसे तो महाराणा सांगा ने कई सारे युद्ध लड़े थे, किंतु वह युद्ध जिन्होंने बाद के भावी राजनीतिक नक्शे को बदला, उनमें मालवा, गुजरात एवं दिल्ली प्रमुख थे। मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी थे और उनके जो मंत्री थे, वजीर थे मेदिनी राय, वो हिंदू राजपूत थे। जब उनमें अनबन हुई, राणा सांगा से मदद मांगी मेदिनी राय ने, तो मेदिनी राय ने समर्थन किया राणा सांगा ने। उसके परिणाम स्वरूप गागरोन का युद्ध हुआ, मालवा ने चढ़ाई करी। मालवा का साथ देने के लिए गुजरात की सेना भी आ गई। तो एक ही समय में राणा सांगा को 2 दुश्मन राज्यों का सामना करना पड़ा। गागरोन मालवा की सीमा पर एक किला है और उस किले का फैसला यहां चित्तौड़ में सुनाया गया। मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी के पास ताकत थी, गुजरात के सुल्तान का समर्थन था और राणा के पास राजपूत एकता का अभिमान। उन्होंने सिर्फ वो युद्ध जीता नहीं, बल्कि सुल्तान खिलजी को कैद करके यहां ले आए। यहां चित्तौड़ की दीवारों में उसे बंदी बनाकर रखा गया। और तब सबको पता चला कि जब तक राणा सांगा खड़े हैं,
हिंदुस्तान झुकने वाला नहीं। महाराणा कुंभा के समय से ही गुजरात की नज़र मेवाड़ पर थी। मुजफ्फर शाह ने महाराणा सांगा के समय ईडर पर आक्रमण किया तथा मेवाड़ को जीतने का प्रयास किया। इस समय महाराणा सांगा ने न केवल ईडर को अपितु वागड़, सिरोही एवं मारवाड़ के राजाओं को सुरक्षित करने के लिए मुजफ्फर शाह को पराजित किया तथा इतना कमजोर कर दिया कि वह फिर मेवाड़ पर अपनी आंख उठाने का साहस न कर सका। जब राणा सांगा का लक्ष्य दिल्ली था तो मालवा के बाद वो गुजरात से क्यों लड़ रहे थे? शायद लक्ष्य केवल दिल्ली नहीं था, क्योंकि गुजरात की बहुत अहमियत है। गुजरात से आपको पूरा तट मिलता है। और भी कारण थे। ईडर में राणा सांगा ने रायमल का साथ दिया, जो वहाँ के शासक थे, और गुजरात की जो सुल्तान थे मुजफ्फर द्वितीय, वो दे रहे थे सहसमल का साथ, जो उसके भाई थे रायमल के। राणा सांगा ने जाकर रायमल को वहां पे राजा बना दिया ईडर में। इसको सुनने के बाद गुजरात की पूरी सेना उन पे आक्रमण किया, ईडर पर करा। राणा सांगा वहीं थे। उन्होंने गुजरात की सेना को परास्त किया, हराया। ना सिर्फ ये, उनका पीछा करा, और कहते हैं कि अहमदाबाद से शायद 20 किलोमीटर पहले तक गुजरात की सेना का पीछा किया गया। उसके बाद गुजरात के सुल्तान ने अपनी राजधानी छोड़ के दूसरे स्थान पर चले गए थे। ये शायद 1520 की बात होती है, जब इतना बड़ा युद्ध होता है कि पूरे आप ईडर से लेकर और अहमदाबाद तक की पूरी जो क्षेत्र है उस पर मेवाड़ का परचम लहरा जाता है। और इस सब के साथ साथ दिल्ली भी भूला नहीं था। दिल्ली के तख्त पर था इब्राहिम लोधी, एक सुल्तान जिसे ताज मिला पर इज्जत जीतनी बाकी थी, और उस इज्जत के लिए उसने चुना राणा सांगा को। मोदी ने हरायो दो बारी, मोदी ने हरायो दो बारी, खातोड़ी मार भगायो है। राणा सांगा जब मालवा के साथ, गुजरात के साथ संघर्ष कर रहे थे, दो मोर्चे तो खुले ही हैं। इसी समय दिल्ली की सल्तनत लोधियों की थी, उस समय इब्राहिम लोधी थे, वो मोर्चा भी एक तरह से खुल ही चुका था। एक कारण ये है कि मेवाड़ चाहता था कि जो लोधी सल्तनत का हिस्सा, दिल्ली सल्तनत का हिस्सा राजस्थान में है, उसको स्वतंत्र कर ले। सिकंदर लोधी की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत का सुल्तान इब्राहिम लोधी बनता है। इब्राहिम लोधी 1 माह के भीतर ही अपना पहला अभियान महाराणा सांगा के विरुद्ध करता है। इसके पीछे 2 कारण नजर आते हैं। एक, वह स्वयं को सिद्ध करना चाहता था अपने सामंतों के सामने, तो दूसरा कारण था कहीं न कहीं असुरक्षा की भावना। उसे लग रहा था कि महाराणा सांगा जो है वह दिल्ली सल्तनत पर अधिकार कर सकते हैं। इसी भावना से उसने सर्वप्रथम महाराणा सांगा पर आक्रमण किया। लोधी था दिल्ली का बादशाह, लेकिन राणा सांगा थे उसका काल, एक काल जो तलवार की नोक से इतिहास लिख रहा था। लोधी ने राणा सांगा के साथ 3 बार युद्ध किया, पर हर बार मेवाड़ के घोड़ों ने लोधी की सेना का सीना चीर दिया। एक एक करके लोधी के गढ़ गिरते गए, और जब लोधी की सांस सिर्फ दिल्ली तक सीमित रह गई, तब दिल्ली को पता चला कि एक नए भारत की आहट होने लगी है। एक टांग गई, एक भुजा गई, एक आंख गवाई रनमाही। वो लड़ो गणो ही जोर जबर, वो लड़ो गणो ही जोर जबर, कोई देश धर्म रक्षा ताही। 1517 का खतौली का जो युद्ध हुआ लोधी और सांगा के बीच, उसमें इतना घमासान युद्ध था। राणा सांगा का एक हाथ चला गया, पैर पे कहते हैं तोप या बंदूक की इतनी चोट लगी कि वो पैर नाकाम सा हो गया था। अन्य घाव लगे, बुरी तरह से उसमें लोधी सेना परास्त हो गई थी। दूसरा जो हुआ उसी के 1 साल बाद, उसमें भी मेवाड़ की विजय हुई, और उस युद्ध में लोधी राज परिवार का एक शहजादा बंदी बना लिया गया, जिसको बाद में मुआवजा लेकर छोड़ दिया गया। ये धौलपुर का युद्ध था 1518 का। इसके बाद एक और युद्ध हुआ। लोधी इस समय तक भी कुछ शायद सीखा नहीं था, क्योंकि उसके अन्य युद्ध चल रहे थे और वो परास्त होता जा रहा था,
लेकिन 1521 में उसने फिर आक्रमण किया और यह आक्रमण इसके बाद जो युद्ध हुआ है वो रणथंबोर के युद्ध था और उसमें मालवा की सुल्तान और गुजरात के सुल्तान भी शामिल हो गए। तो तीनों के साथ एक ही समय पर युद्ध करना पड़ गया था मेवाड़ को, राणा सांगा को। उसमें भी उनकी विजय हुई। बाकी लोग कहते हैं वो अनिर्णायक था, मेवाड़ के लोग कहते हैं कि विजय सांगा की थी क्योंकि क्षेत्र सांगा का ही था, उस जगह पे परचम रहा मेवाड़ का। एक बार फिर से लोधी को मुक्की खानी पड़ी। लोधी सुल्तान कमजोर था पर दिल्ली का तख्त ताकतवर, और एक नया चेहरा उस कमजोरी पर अपनी तकदीर आजमाने का दांव रख रहा था। बाबर, एक नाम जो किसी के लिए कुछ भी नहीं था। दूर उज़्बेकिस्तान के फरगाना से भागा एक छोटा शहजादा जो कभी अपनी रियासत का मालिक नहीं बना था, पर आज दिल्ली के तख्त का ख्वाब देख रहा था। 1526 पानीपत के युद्ध के बाद अब बाबर भारत में प्रवेश कर चुका था, किंतु अभी भारत का जो राज्य था वो बाबर के हाथों में नहीं था, क्योंकि उसका सामना सांगा से होने वाला था और यह स्थिति थी जैसे कि मानो एक म्यान में दो तलवारें। जिस समय बाबर भारत आया तो किसी के मन में कुछ भी संशय नहीं था, बाबर के मन में भी नहीं था कि उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली राजा राणा सांगा था। जब बाबर की इब्राहिम लोदी से लड़ाई हुई तब तक लोदी 3 बार राणा सांगा से हार चुका था। तो बाबर की इस जीत का कितना श्रेय राणा सांगा को जा सकता है? काफी हद तक ये श्रेय जाना चाहिए राणा सांगा को, चाहे अगर इस पे बारे में नहीं किसी ने सोचा हो कि 3 बार ना सिर्फ खुद हारा है, उसकी सेना भी तो बार बार इसको कहते हैं काम आ रही है। काम आना एक लोकल शब्द आ जाता है, मर गए के बजाय कि वो अपने देश के लिए काम आ गए। मिलिट्री आपकी जो भी आपके पास गोला बारूद है, तलवार है, वो नष्ट हो रही हैं। तो आपने अपनी आधी ताकत तो अपने एक प्रतिद्वंदी पे जाया कर दी है। राणा सांगा को बहुत ज्यादा श्रेय जाना चाहिए। बाबर के लिए राणा सांगा ने ही रास्ता साफ किया था और अब वही रास्ता उनके खिलाफ मुड़ने वाला था। बयाना, एक नाम जो अक्सर पानीपत की धुंध में खो जाता है, लेकिन असल में सब कुछ यहीं से शुरू हुआ था। बयाना आगरा के पास की एक जगह है। बाबर की सेनाएं इस समय फतेहपुर सीकरी में थी। बाबर इस समय अपने और राणा सांगा के मध्य बयाना को एक बफर स्टेट के रूप में स्थापित करना चाहता था। जैसे ही राणा सांगा को यह पता चलता है, वह तुरंत ही बयाना पर हमला कर देते हैं। बयाना में बाबर ने अपनी फौज भेजी। अगर बाबर ने तोपें लाई थी तो राणा सांगा राजपूत विश्वास लाए थे, और सांगा ने बयाना को जीत के दिल्ली के लिए पहली लकीर खींच दी। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह बाबर के लिए एक पैगाम था कि हिंदुस्तान में दिल्ली का तख्त सिर्फ जीत से नहीं, राणा सांगा से होकर गुजरता है। खानवा का युद्ध तकरीबन बयाना के 10 महीने बाद हुआ। इसमें लग रहा था कि सेना जो है राणा सांगा की भारी पड़ेगी बाबर पे। उनके साथ इस समय जितने उत्तर भारत के राजा थे, जितने राजाओं का आप सोच सकते हो, इतनी बड़ी सेना को लेकर वो गए थे। खनवा में बाबर की तरफ तोपें थी जो राणा सांगा की तरफ नहीं थी। बाबर की तरफ एक दूसरा जज्बा था क्योंकि वो एक सुप्रीम कमांडर थे। सांगा की तरफ जो इनके साथ अन्य राजा आए थे, वो अपने अपने सेना को वही बताते थे कि क्या करना है। तो एक तरह से कई कमांडर्स थे। इसमें जो तकनीक का प्रयोग किया गया था वह बहुत ही महत्वपूर्ण थी और नवीन थी। इस समय बाबर ने मध्य एशिया से कुछ नई तकनीकों को सीखा था। उज्बेक के साम्राज्य से तुलुगमा पद्धति को लिया, जो सेना को घेरने की एक तकनीक थी। वहीं दूसरी उसने टर्की साम्राज्य से या सफ़ी साम्राज्य से उसने तोपों को सजाने की
रूमी पद्धति को वहां पर प्रयोग में लिया। यह दोनों ही नवीन पद्धतियां थी जिन्हों का सामना राजपूत पहली बार कर रहे थे। युद्ध कौशल के साथ साथ कभी कभी भाग्य की बात आती है। एक बार ऐसा रहा जिससे कि राणा सांगा घायल हो गए थे, सिर में चोट लगी थी, मूर्छित होने लगे। उस अवस्था में उनके बिना पूछे उन्हें युद्ध क्षेत्र से हटा लिया गया। इसमें कहानी जब युद्ध चल रहा था एक आती है कि राणा सांगा के किसी साथी ने विश्वासघात किया और बाबर की तरफ चला गया। जी, सिल्हाड़ी की बात आती है। तोमर राजा थे और साथी रहे थे। यही माना जाता है कि खनवा के युद्ध में जब लगा कि हार रहे हैं तो उसने अपनी जान बचाने के लिए बाबर की तरफ हो गए। अब इतिहास में हर चीज की तरह इसमें भी दो राय है, लेकिन ये भी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग वो माना जाता है कि खनवा का जो नतीजा निकला वो सिल्हाड़ी की गद्दारी के वजह से भी था। युद्ध नीति के बारे में कहा जाता है कि जिसने समय एवं स्थान का चुनाव किया वह आधा युद्ध जीत जाता है। खानवा में इन दोनों का ही चुनाव बाबर ने किया था। लेकिन राणा सांगा तो आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थे, तो जब वो होश में आए तो उन्होंने क्या किया? राणा सांगा ने उसी वक्त प्रण लिया था कि मैं कोई भी राजसी ठाट बाट में नहीं रहूंगा जब तक मैं बाबर को परास्त नहीं कर देता। उन्होंने अपना साफा, पगड़ी, मेवाड़ी पाग उतार दी। उसके बजाय एक कपड़ा पहन लिया जिसको कि फेंटा कहते हैं, जो आम लोग सिर को बचाने के लिए धूप में बांधते थे। प्रण देख के उन्हीं के लोगों में से किसी ने उनको जहर दे दिया, और वो भी ऐसा जहर जो एकदम से मालूम पड़ जाता भी किसने दिया है, पर वो धीरे धीरे उसका असर होता है। तो जिस किसी ने दिया नाम अभी तक नहीं पता, या जिन किन लोगों ने दिया वो तो दे के और धीरे धीरे खाने में उसका असर होता जाता था। युद्ध के कारण जो घाव थे वो तो ठीक हो गए, लेकिन जहर को कोई नहीं, उसका कोई काट नहीं ढूंढ पाया था। देश धर्म हित अजो रयो, देश धर्म हित अजो रयो, रजपूती रीत निभावन ने 80 घाव लगा तन पर हार नहीं मानी मन में। 80 घाव लगा तन पर हार नहीं मानी मन में, पर हार नहीं मानी मन में, पर हार नहीं मानी मन में। इतिहास के पास दो रास्ते थे, एक जहां राणा सांगा जीत जाते और एक जहां भारत हार जाता। अफसोस इतिहास ने दूसरा चुना। बाबर जीता नहीं था, बचा लिया गया था, क्योंकि अगर राणा सांगा एक और बार खड़े होते तो हिंदुस्तान का नक्शा अलग होता। राणा सांगा हारे नहीं थे। उन्होंने इतिहास के लिए एक प्रश्न छोड़ा था खानवा में कि अगर राणा सांगा जीवित होते तो भारत का इतिहास कैसा होता। और इतिहास आज तक उस प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहा है।